है वो रिलेटिव मेजर जरूरत होती है। यानी रिलेटिव जो आपका डिस्पर्जन का मेजर है वो आपका क्या है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय द एवरेज। ठीक है, हमने एब्सोल्यूट डिस्पर्जन को, जो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के मेजर्स हमने पीछे देखे हैं, उसको हमने एवरेज के ऊपर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो एवरेजेस भी हमने देखे हैं कि एवरेज क्या होता है हमारा, हम आगे जाके डिफरेंट मेजर्स देखेंगे। सो रिलेटिव डिस्पर्जन इज बेसिकली अ रेशियो, relative dispersion is basically a ratio of the absolute dispersion and the average। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन है वो कौन कौन से हैं। वी हैव डिफरेंट रिलेटिव डिस्पर्जन, और उसमें सबसे पहला जो रिलेटिव डिस्पर्जन का मेजर हमारे पास आ रहा है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ द मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही है। ठीक है, और हर एक एब्सोल्यूट मेजर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक रिलेटिव मेजर मौजूद है। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये कौन से एब्सोल्यूट मेजर का रिलेटिव डिस्पर्जन है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपका एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम C.V एब्रिविएशन के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हर एब्सोल्यूट मेजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिलेटिव मेजर मौजूद है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका रिलेटिव मेजर है। ठीक है, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, नाम से जाहिर है क्वार्टाइल डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्वार्टाइल डेविएशन क्या था आपका, एक एब्सोल्यूट मेजर था। तो क्वार्टाइल डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका रिलेटिव मेजर है वो है आपका क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन जो है वो आपका जी है मीन डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, मीन डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका रिलेटिव मेजर आता है वो आपका आता है मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन जो है रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास आता है रिलेटिव मेजर वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। सो हर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन मौजूद है। और सबसे पहले जो हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन देख रहे हैं वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का देख रहे हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर है और इसकी डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। हम कुछ जो रिलेटिव मेजर्स हैं वो हम परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि बेसिक डेफिनेशन रिलेटिव की थी कि एब्सोल्यूट डिस्पर्जन को एवरेज के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। बाज जो रिलेटिव मेजर है उनमें उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, और बाद में हम नहीं भी करते। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो उस एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो एवरेज, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन दी जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन में आपने डेविएशन किससे ली थी, आपने डेविएशन मीन से ली थी। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, याद है आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, आपने मीन से डेविएशंस ली थी, उनका स्क्वायर किया था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड किया था और फिर आपने स्क्वायर रूट ले लिया था। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए कौन से एवरेज का इस्तेमाल किया है, आपने जी एवरेज इस्तेमाल किया है एक्स बार। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, जो एवरेज आप यूज कर रहे हैं वो आपका एक्स बार हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हिच इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या आप लोगों ने फॉर्मूला इसका याद रखना है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे। अब क्या है जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनिट एम्प्लॉयड, यूनिट से इंडिपेंडेंट हो गया, क्यों, क्योंकि रेशियो आ गई। डेफिनेटली अगर आपका डाटा जो है वो लेट्स सपोज एक्स वेट्स का डाटा है, पाउंड्स में मेजर हुआ हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पाउंड्स में ही निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0.19 आ रही है, तो डेफिनेटली वो 0.19 नहीं है, बल्कि उसके साथ एक यूनिट भी इंप्लॉय हुआ है। वो कौन सा यूनिट है, वो दैट इज पाउंड, जो कि अमूमन हम जब डाटा से निकालते तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ नहीं लिखते, लेकिन एक यूनिट जरूर है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक्स पाउंड्स में है, एक्स बार जो मीन निकलेगा वो भी पाउंड्स में होगा, डिफरेंस लेंगे, स्क्वायर करेंगे, पाउंड स्क्वायर हो गया, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दोबारा पाउंड्स में चला गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पाउंड्स में मेजर हुआ है, और जो मीन है डेफिनेटली वो भी पाउंड्स में मेजर हुआ है। तो पाउंड और पाउंड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट एम्प्लॉय हो जाएगा, वो यूनिटलेस होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो रिलेटिव मेजर आ रहा है वो यूनिटलेस आ रहा है। फर्दर इट इज बेस्ड ऑन द
मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। और ये जो बेस कर रहा है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ऑफ मेजर पे बेस कर रहा है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि रेंज हो जाए, क्वार्टाइल डेविएशन हो जाए, मीन डेविएशन हो जाए, ये सारे के सारे रिलेटिव एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के मेजर तो हैं, लेकिन उतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि सब में कोई ना कोई डिसएडवांटेज मौजूद है। किसी ना किसी कोई ना किसी पॉइंट पर आके वो एक उसका लैकनेस आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिस्पर्जन है, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है और इसके अंदर हम अरिथमेटिक मीन की ही मिनिमल प्रॉपर्टी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस्तेमाल हो रहा है इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर, और ये इंडिपेंडेंट हो गया यूनिट से। अब हमारे लिए कंपैरिजन आसान हो गया। वैसे भी आपने देखा होगा कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो या तो आपको यूनिट सेम करना पड़ता है या फिर यूनिट लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने यूनिट्स, हमने देखा कि यूनिट सेम होने के बावजूद भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किस डेटा सेट के अंदर वेरिएशन ज्यादा है या किस में कम है। तो उसका आसान हल सबसे ज्यादा यही है कि हम उस यूनिट को जो हम मेजर यूज कर रहे हैं उसको यूनिट लेस होना चाहिए, उसके साथ कोई भी यूनिट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। It is therefore frequently used in comparing the dispersion of two or more series. इसलिए coefficient of variation जहां दो या दो से ज्यादा सीरीज का कंपैरिजन करना हो कि किस डेटा में किस सीरीज में ज्यादा वेरिएशन है, तो उसके लिए coefficient of variation सबसे ज्यादा frequently used होता है. It is used as a criteria of consistent performance. इसके अलावा जहां एक तो सीरीज में दो या दो से ज्यादा सीरीज की वेरिएशन को कंपेयर करने के अलावा ये आपका एक और जगह पे भी इस्तेमाल होता है, और वो है आपका क्राइटेरिया ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। यानी अगर आपने किसी की कंसिस्टेंसी को चेक करना है, किसी भी परफॉर्मर की कंसिस्टेंसी को चेक करना है, तो उसके लिए भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को एज अ क्राइटेरिया यूज किया जाता है। क्या डेफिनेशन है यहाँ पे कि द स्मॉलर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम आएगी, द मोर कंसिस्टेंट इज द परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम आएगी, उतना ही ज्यादा जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट होगी। अब कंसिस्टेंसी बेसिकली होती क्या है? देखिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, कंसिस्टेंट प्लेयर, कंसिस्टेंट स्टूडेंट कौन होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिस्टेंट प्लेयर की बात करूं तो आपके जहन में कंसिस्टेंट प्लेयर किसको कहते हैं? क्या शाहिद अफरीदी को हम कंसिस्टेंट प्लेयर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता। वो अगर आएगा तो हम श्योर नहीं होते कि हाँ वो कोई खड़ा होकर उसके ऊपर आपके कोई स्कोर करके जाएगा। बाज़ औक़ात होता है कि वो 100 सेंचुरीज स्कोर कर जाता है, बाज़ औक़ात वो 0 पे आउट हो जाता है, तो उसकी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है। सो शाहिद अफरीदी को हम कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं कह सकते। इसी तरीके से जो स्टूडेंट है वो कंसिस्टेंट, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसका दिल किया पढ़ लिया तो 100 में से 100 ले, जिसका नहीं दिल किया तो 0 में से 0, उसको हम कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं कह सकते। कंसिस्टेंट प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, चाहे वो एवरेज ही क्यों ना स्कोर कर रहा हो। ठीक है, 60 ले रहा है, कभी 70 ले रहा है, कभी 80 ले रहा है, कभी 50 ले रहा है, कभी 40 ले रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा होता है, और उससे हमें ये बात पता चली कि जिस सीरीज के अंदर वेरिएशन कम होती है, जिसके स्कोर्स के दरमियान वेरिएशन कम होती है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक प्लेयर की, वो कभी 100 स्कोर कर रहा है, कभी 0 स्कोर कर रहा है, तो बहुत वेरिएशन आ गई डेटा सेट में। जिसके डेटा सेट में, जिसके स्कोर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, वो प्लेयर, वो स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। जिसके डेटा सेट में, जिसके स्कोर्स में वेरिएशन कम होगी, वही ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट वेरिएशन को एज अ कंसिस्टेंट क्राइटेरिया या क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी यूज करते हैं, और हम देखते हैं कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है फॉर द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 120 स्टूडेंट्स। आपने 120 स्टूडेंट्स के वेट्स का डाटा है जो कि आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जो पीछे से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करें फॉर बोथ द अनकरेक्टेड एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन और अनकरेक्टेड भी बताया था। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की क्या डेफिनेशन है? स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेटली अनकरेक्टेड आएगा, डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो अनकरेक्टेड निकला है आपका 120 स्टूडेंट का, वो निकला है 19.03, और इस 120 स्टूडेंट का जो मीन था x बार समीशन f x ओवर समीशन f करके पिछली एग्जांपल्स में निकला हुआ है, यहाँ पर उसने मेंशन भी किया हुआ है,
वो है 156.17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज में निकलेगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ रही है 12.19 और इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगा हुआ, परसेंटेज का साइन है। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो करेक्टेड निकाला, जो मैंने आपको शेपर्ड्स करेक्शन से स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्टेड करके बताया था, जिसमें h²/12 की टर्म को हमने माइनस किया था। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्टेड था वो 18.81 हो गया था, मीन की वही वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय 100। सो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करेक्टेड निकल रहा है वो 12.04 निकल रहा है, और जो अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल रहा है वो 12.19 निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द हाउ यू कैन अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे तो बात क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक्स बार की और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे दी जाती है और आपको सिंपली कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें, या बात होता है कि आपको डेटा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें। तो जब डेटा गिवन होगा तो डेफिनेटली अगर अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप के तरीके से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, और अगर ग्रुप डेटा है तो ग्रुप के तरीके से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल 4.27 है, इन एन एग्जामिनेशन इन स्टैटिस्टिक द मीन ग्रेड ऑफ द ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स वाज 78 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 8। एक स्टैटिस्टिक की एग्जामिनेशन है और उसका जो मीन ग्रेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स, यानी ये क्या है आपके पास 150 स्टूडेंट्स का ग्रुप, इट मींस के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपके पास 150 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप कितने हैं आपके पास 150 स्टैटिस्टिक्स के, और उनका जो मीन है, क्योंकि ऊपर बात कर रहे हैं मीन ग्रेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट वाज 78, इट मीन दिस इज योर एक्स बार फॉर द स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट। इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए उसने क्या किया कि जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स है उनके मीन को x1 बार के साथ, ठीक है, और उनका जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 150 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, ठीक है, वो उसने दे दिया है आपको 8.0, हम इसको कह देते हैं कि ये S1 है, ठीक है, ये आपका S1 आ गया। फिर उसके बाद इन एलजेब्रा, दूसरा जो आपके पास ग्रुप है वो एलजेब्रा का है और जो मीन ग्रेड है उस ग्रुप के स्टूडेंट्स का वो 73 आपके पास इन एलजेब्रा द मीन ग्रेड of the group was 73 and the standard deviation was 7.6। जो आपके पास 150 स्टूडेंट्स हैं और 150 स्टूडेंट्स का ही स्टैटिस्टिक्स में जो मीन आया वो 78 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.0 है, और एलजेब्रा के अंदर इन्हीं 150 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो 73 है, तो इसको हम x2 बार के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ये एलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर ले। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है S2 एलजेब्रा का जो है वो 7.6 विच इज S2। अब हम कहेंगे इन विच सब्जेक्ट वाज देयर द ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, किस सब्जेक्ट में एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के मेजर्स आपको मैंने बताए हुए हैं कि जितने भी आपने पीछे पढ़े हैं जिसमें रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये सारे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है। तो अब देखते हैं कि हमें जो यहाँ पर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एब्सोल्यूट डिस्पर्जन दिया हुआ है, और वो कहता है कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है, ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। तो जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है उसकी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन 8 है और जो अलजेब्रा है उसकी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन 7.6 है। तो किसकी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, किसमें वेरिएशन आपको ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है, एब्सोल्यूट वेरिएशन या एब्सोल्यूट डिस्पर्जन आपको किसमें ज्यादा नजर आ रही है। सो स्टैटिस्टिक्स हैज अ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ठीक है, विच सब्जेक्ट हैज अ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैटिस्टिक्स हैज अ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है स्टैटिस्टिक्स की वो 8.0 है। उसके बाद उसने कहा रिलेटिव डिस्पर्जन आपने फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही रिलेटिव डिस्पर्जन निकल सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव डिस्पर्जन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का और मीन भी दिया हुआ है, अलजेब्रा का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और मीन भी दिया हुआ है। सो सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए निकालूंगी, और जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैटिस्टिक्स के लिए निकलेगा डेफिनेटली उसमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड बाय द मीन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी जो रिलेटिव डिस्पर्जन का मेजर आया है हमारे पास, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेसिकली अ रिलेटिव डिस्पर्जन मेजर। सो स्टैटिस्टिक्स के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आया है वो 10.26% आया है,
और इसी तरीके से मैं अलजेब्रा के लिए निकालूंगी तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को S2 को x2 बार में डिवाइड करूंगी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड व्हाट वी गेट 10.41। अब आपको आपसे उसने क्या पूछा था, इन विच सब्जेक्ट वाज देयर द ग्रेटर, पहले ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन पूछा तो हमने कहा स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है। अब मैंने रिलेटिव डिस्पर्जन का पूछा है, विच सब्जेक्ट हैज द ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्जन, तो किस में ज्यादा वैल्यू आ रही है, अलजेब्रा की जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू है वो ज्यादा है, इट मींस के ज्यादा वेरिएशन जो है वो किसके अंदर है, वो अलजेब्रा के अंदर वेरिएशन ज्यादा है, यानी जो मार्क्स में वेरिएशन है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं है बल्कि अलजेब्रा के मार्क्स में ज्यादा वेरिएशन है। सो अलजेब्रा हैज द ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्जन। ये क्वेश्चन कराने का मकसद आपको ये था कि आप यहाँ पर देखें कि जब मैंने कंपैरिजन करना चाहा स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रा के दरमियान उनके मीन ग्रेड्स का, तो जो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का जब मैंने इस्तेमाल किया तो वो मुझे कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स में ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है, लेकिन जब मैंने रिलेटिव डिस्पर्जन का इस्तेमाल किया तो उसने मुझे बताया कि अलजेब्रा में ज्यादा है। इट मींस के जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो आपको रियल डिस्पर्जन या कंपैरिजन अगर आपने करना हो तो कंपैरिजन के लिए आप एब्सोल्यूट डिस्पर्जन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस ना, कि जो एब्सोल्यूट रिजल्ट दे रहा है वो रिलेटिव नहीं दे रहा, रिलेटिव हमें सही कंपैरिजन करके बता रहा है और हमें बता रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड्स में, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के ग्रेड में इतनी वेरिएशन नहीं है जितने अलजेब्रा के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स में वेरिएशन है। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस बेटे? यस मैम। ओके, एग्जाम्पल 4.28 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ही वो आपको इस्तेमाल करके यहाँ पर दिखा रहा है और वो कह रहा है कि स्टूडेंट कलेक्टेड द वैल्यू ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन आर 20 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। एक स्टूडेंट है उसने मीन कैलकुलेट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया 25 ऑब्जर्वेशन का, यानी n जो है वो आपके पास कितना है 25, और वो क्या क्या आया रिस्पेक्टिवली का वर्ड आपको शो कर रहा है कि पहली वैल्यू जो है वो आपकी मीन की है, यानी दिस इज योर एक्स बार, और जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी किसकी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की, इट मींस दिस इज योर एस। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट एट द टाइम ऑफ चेकिंग, चेकिंग के वक्त हमें पता चला कि ही हैड कॉपीड टू वैल्यूज एज 7 एंड 18 व्हाइल द करेक्ट वैल्यूज वर 13 एंड 17। तो इस तरह का सवाल मैं थर्ड चैप्टर में आप लोगों को करवा चुकी हूँ जहाँ पे हमारी इनकरेक्ट वैल्यूज ऐड हो गई थी और हमने करेक्ट वैल्यूज को उसमें एड अप करना था। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि चेकिंग के वक्त हमें पता चला कि दो वैल्यूज जो कि बेसिकली मैंने 7 और 18 ऐड कर दी थी वो गलत थी डाटा सेट में एक्स की वैल्यूज में, जबकि करेक्ट वैल्यूज जो थी वो 13 और 17 थी। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने करेक्टेड फाइंड द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब अगर मुझे ये सिंपली कहा जाता तो मैं जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेती, ये मेरी मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 4 और ये मेरी मीन की वैल्यू है 4 को एक्स बार पे मैं डिवाइड करूंगी और मल्टीप्लाई पे 100 कर दूंगी। लेकिन अब चूंकि मुझे मीन को भी करेक्ट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी पहले करेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सम को करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे n25 है, एक्स बार 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। सो एक्स बार की क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स ओवर एन। तो एन बी और एन बी आपको दिया हुआ है विच इज 25, एक्स बार की वैल्यूज ने यहाँ पे डाल दी है विच इज 20, तो यहाँ से मैं समीशन एक्स निकाल लूंगी विच इज 500। इट मींस कि जो समीशन एक्स सम ऑफ द एक्स वैल्यूज निकली हैं ये अनकरेक्टेड सम है, ये एन एक्स वैल्यूज का अनकरेक्टेड सम है, मुझे इसको करेक्ट करना है। जब इसको करेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं 500 में से 7 और 18 को माइनस कर दूंगी जो कि गलत ऐड हुई है, और जो आपके पास करेक्टेड वैल्यूज हैं 13 और 17 इनको मैं ऐड कर दूंगी, तो मेरा समीशन एक्स जो है वो करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और जब समीशन एक्स करेक्टेड आ जाएगा तो मैं उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 25 ही रही क्योंकि जो दो सब्ट्रैक्ट की दो ऐड कर दी, तो जो सम अब करेक्ट होकर आएगा उसको मैं 25 पर डिवाइड कर दूंगी तो मेरा एक्स बार जो है वो करेक्टेड हो जाएगा। तो एक्स बार भी करेक्टेड निकल आया। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर मुझे नहीं पता, उसको मैंने निकालना है। समीशन
समीशन एक्स स्क्वायर वही लगेगा, एन आपका 25 है। यहाँ पर चूंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 इस्तेमाल हुई है वो अनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो यहाँ समीशन एक्स भी आप अनकरेक्टेड डालेंगे जो कि 500 निकला है। 500 को 25 पे डिवाइड करेंगे, इसको आपने स्क्वायर रूट को खत्म किया, स्क्वायर लिया दोनों साइडों पे और यहाँ से समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी जो कि 10,000 और 400 आपके पास आ गई है। ये जो समीशन एक्स स्क्वायर निकला है ये आपका अनकरेक्टेड निकला है, ठीक है। इस समीशन एक्स स्क्वायर को करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इसमें से जो आपके पास अनकरेक्ट वैल्यूज थी जो दो गलत ऐड हो गई थी उनके स्क्वायर को मैं माइनस, क्योंकि स्क्वायर्स का सम है तो मैं इनके स्क्वायर्स को माइनस कर दूंगी, 7 के स्क्वायर को भी माइनस कर दूंगी और 18 के स्क्वायर को भी माइनस कर दूंगी क्योंकि ये स्क्वायर्स का सम है, ठीक है। तो स्क्वायर्स के सम को ही जो स्क्वायर्स है उनको ही माइनस करूंगी और करेक्टेड वैल्यूज के स्क्वायर्स के सम को मैं ऐड कर दूंगी, तो मेरा जो समीशन एक्स स्क्वायर है वो करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, अब देखिए समीशन एक्स स्क्वायर भी करेक्टेड हो जाएगा यहाँ से। अब समीशन स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो समीशन एक्स स्क्वायर की जगह ये जो करेक्टेड आएगा समीशन एक्स स्क्वायर सारा कुछ सॉल्व करने के बाद वो डालूंगी, n25 है माइनस, अब यहाँ पे समीशन एक्स अनकरेक्टेड नहीं डलेगा बल्कि करेक्टेड वाला डलेगा जो कि सॉल्व होकर आया हुआ है, और एन बी, और फिर इसको सॉल्व करके जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो करेक्टेड हो जाएगा क्योंकि समीशन एक्स स्क्वायर भी करेक्ट डल गया और समीशन एक्स भी करेक्ट डल गया, ठीक है। ये सारा उसने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो अब यहाँ से फिर हम जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेक्ट आ गया, मीन भी करेक्ट आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेना है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो अब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेक्टेड डलेगा, ठीक है। आप ब्रैकेट में आप लिख लेंगे यहाँ पे करेक्टेड, और इसी तरीके से आपका मीन भी करेक्टेड डलेगा, एक्स बार भी करेक्टेड हो गया है, इसके आगे भी आप करेक्टेड लिख लें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो करेक्टेड निकल आएगा। इज इट क्लियर गर्ल्स, समझ आ गई है? तो यहाँ पे मुझे लगता है इसने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो निकालना भूल गया है, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसने सम स्टैंडर्ड डेविएशन और वो मीन तो करेक्ट कर दिया लेकिन वो निकालना भूल गया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो आप लोगों ने इसके बाद ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्टेड मीन से फाइंड आउट कर लेना है। जी बेटे, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये काम आप पहले कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशंस को सम्स को करेक्ट करना, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से था। अब यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ही इस्तेमाल हो रहा है, और लेकिन यहाँ पर हम कंसिस्टेंसी के क्राइटेरिया को इस्तेमाल करेंगे। दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन 10 पेपर्स ऑफ एमएससी स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन। दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, और उनके जो 10 मार्क्स हैं 10 पेपर्स में स्टैटिस्टिक्स के 10 पेपर्स में जो है वो मार्क्स आपको दिए हुए हैं। वो कहता है विच स्टूडेंट डू यू कंसिडर वाज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस। आप कौन से स्टूडेंट को जो है वो कंसिस्टेंट कंसिडर करेंगे, चाहे क्या आप स्टूडेंट ए को कंसिस्टेंट कंसिडर करेंगे या स्टूडेंट बी को कंसिस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में कंसिस्टेंट का वर्ड आ जाए, कंसिस्टेंसी का वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट ए के लिए पूरा, क्योंकि इसको ना हम अलग-अलग डाटा कंसीडर करेंगे, दिस इज अनदर डाटा सेट, दिस इज अनदर डाटा सेट। पहले मैं स्टूडेंट ए वाले डाटा को कंसीडर करूंगी, वहां से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूंगी, फिर मैं स्टूडेंट बी के डाटा सेट को कंसीडर करूंगी और वहां से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूंगी। तो उसने स्टूडेंट ए के डाटा सेट को एक्स के साथ और स्टूडेंट बी के डाटा सेट को वाई के साथ रिप्रेजेंट कर लिया है, और यहाँ से डेफिनेटली अगर मुझे स्टूडेंट ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो मुझे उसका मीन भी चाहिए और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, इसी तरह स्टूडेंट बी का भी मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। सो आप मीन के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इट विल बी समेशन एक्स ओवर एन, और आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वाला या डेविएशन वाला कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो उसने फॉर्मूला यूज किया है वो डी वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर चेंज ऑफ ऑरिजिन का इफेक्ट नहीं होता, तो उसने, और चूंकि ये अनग्रुप डेटा सेट है, यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एक अनग्रुप डेटा सेट है, ये दूसरा अनग्रुप डेटा सेट है, सो उसने क्या किया, डी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया। और ये चूंकि रेंज है आपकी 39, 45, 39, 40, हमें नजर आ रहा है कि मिनिमम स्टार्ट हो रहा है आपका 39 पर, मैक्सिमम जा रहा है 52 पर, तो उसने 46 को एज योर ए एज्यूम मीन कंसिडर कर लिया है। आप चाहे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें डाटा का सेंटर उठा लें ताकि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव जनरेट हो जाए। तो अब डी एक्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस वेरिएबल
वेरिएबल को x की कहा है तो उसने सबस्क्रिप्ट में x यूज कर लिया ताकि x माइनस 46, दिस इज माई अज्यूम मीन 46, और हमने डेविएशंस ले ली, dx जनरेट कर लिया और फिर सम ऑफ दैट d वेरिएबल जो है फाइंड आउट कर लिया विच कम्स आउट टू बी -20। उसके बाद हमने y वेरिएबल आपको दिया हुआ है, y वेरिएबल में भी एज्यूम मीन लेना था तो डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ नोटेशन होती है ना, d की डेफिनेशन क्या है x माइनस a, ये डेफिनेशन होती है। a की डेफिनेशन क्या है, इट्स एन आर्बिट्री वैल्यू विद इन द रेंज। तो अब चूंकि दो डेटा सेट एक साथ आ गए तो उसमें इसने एक एज्यूम मीन को a ले लिया और डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे वाले को उसने b कंसिडर कर लिया। तो अब क्या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये b क्यों लिया हुआ है, b इज बेसिकली द सेम वैल्यू, उसने a और b कर दिया दो डेटा सेट के लिए। तो अब डेविएशन dy, y वेरिएबल को डिनोट करने के लिए सबस्क्रिप्ट में उसने y रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब ये सारी डेविएशंस जो है y वेरिएबल की जनरेट हो गई हैं। dx वेरिएबल का स्क्वायर्स का सम चाहिए तो dx का भी स्क्वायर कर लिया और dy का भी सम कर लिया, तो समीशन dx, समीशन dy, समीशन dx स्क्वायर और समीशन dy स्क्वायर, ये सारे सम्स आपके जनरेट हो गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें पहले वाले, ये एक स्टूडेंट ए है, मुझे इसका मीन चाहिए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। चूंकि मैंने डी वेरिएबल का इस्तेमाल किया है तो एक्स का मीन निकालने के लिए मैं डी वेरिएबल के फॉर्मूले को इस्तेमाल करूंगी और एक्स का मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, दैट इज ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ठीक है, ए प्लस समीशन, या पहले भी कर चुके हैं, नया नहीं है कोई फॉर्मूला आपके लिए, समीशन डी ओवर एन। और जो एक्स वेरिएबल का डी वेरिएबल है उसको मैंने सबस्क्रिप्ट के अंदर x के साथ रिप्रेजेंट कर लिया है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में। तो ये आपके पास जो a की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है जी 46 और समीशन dx आपके पास -20 एंड आपके पास टोटल है 10। तो ये आपका x बार निकल आया। इसी तरीके से आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने देखा है कि डी वेरिएबल का जब हम यूज करते हैं तो चेंज ऑफ ऑरिजिन का स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली समीशन dx स्क्वायर और ओवर एन माइनस समीशन dx ओवर n को होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है, सिंपली आपका dx जो है वो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकल आया। इसी तरीके से y बार के लिए अब जो फॉर्मूला होगा, हमने जो डिफरेंस लिया है a के बजाय d की डेफिनेशन y माइनस b की थी, तो जब y बार निकलेगा वो क्या हो जाएगा, b प्लस समीशन dy ओवर n। ठीक है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है, नथिंग एल्स। यहाँ पे हमने a के बजाय b कंसिडर कर लिया, उसको b नाम दे दिया और 48 उसकी वैल्यू है, और y बार हम निकाल रहे हैं दूसरे डाटा सेट से, तो b प्लस समीशन dy हो जाएगा ओवर n। ये आपके पास 48 आ गया। और इसी तरीके से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वेरिएबल निकाल लिया और उसके लिए हमने dy वेरिएबल का इस्तेमाल किया। यहाँ कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट, b प्लस नहीं हो रहा, a माइनस नहीं हो रहा, कुछ भी। और यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है वो 6.31 आ गया। तो अब हमने दोनों डेटा सेट का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्टूडेंट ए के लिए निकालेंगे। तो स्टूडेंट ए का जो स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसमें हमने क्या करना है, हमें x जो स्टूडेंट ए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि sx से रिप्रेजेंट हुआ है और स्टूडेंट ए का मीन जो कि x बार है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100। ये स्टूडेंट ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टूडेंट ए का मीन है। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया वो 9.4 आया है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टूडेंट बी के लिए निकाला, ये का स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये जो है वो आपका, ये स्टूडेंट आपका बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टूडेंट बी का, और ये स्टूडेंट बी का मीन है। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टूडेंट बी के लिए निकल रहा है वो 13.1 निकल रहा है। तो आप मुझे बताएं कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। यस, विच स्टूडेंट इज मोर कंसिस्टेंट, किसके डेटा सेट में मार्क्स में वेरिएशन कम है, जिसके मार्क्स में वेरिएशन कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है कि स्टूडेंट ए का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 9.4 निकल रहा है और स्टूडेंट बी का 13.1 निकल रहा है। इट मींस कि वेरिएशन स्टूडेंट ए के मार्क्स में कम है और स्टूडेंट बी के मार्क्स में वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, सो जिसके मार्क्स में वेरिएशन कम है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आया है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। डू रिमेंबर दैट, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा कंसिस्टेंट। नो, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आ रहा है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिसका कम आ रहा है उसके मार्क्स में वेरिएशन कम है, वो ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, इट मींस उसके मार्क्स में बहुत वेरिएशन है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी 0 दे रहा है, कभी 100 दे रहा है। तो इट मींस के
वो अनकंसिस्टेंट प्लेयर है। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है जिसका हमने यूज देखा, और वो है आपका जो कि आपका कंपैरिजन करने में भी दो सीरीज का, जहाँ पे कंसिस्टेंसी का कोई रोल नहीं है, बस हमने देखना है कि किस सीरीज में वेरिएशन ज्यादा है किसमें कम है, तो उसके लिए भी यूज होता है। और अगर हमने कंसिस्टेंसी किसी स्टूडेंट की, किसी प्लेयर की, या किसी भी चीज की हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। जी गर्ल्स, इज इट क्लियर? यस Yes, ma'am. ओके, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने उसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा मिला है हमें? स्टैंडर्ड डेविएशन को कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा रिलेटिव मेजर है? यस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ Coefficient. एब्सोल्यूट Coefficient मेजर ऑफ of variation. डिस्पर्जन, और स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिलेटिव मेजर मौजूद है उसका, और वो कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। इसी तरीके से अब ये देखें, दिस इज योर रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अब नाम से जाहिर है कि जो रेंज है आपका, उस वो एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है। ये एक एब्सोल्यूट है जिसकी डेफिनेशन थी एक्स एम माइनस एक्स नॉट। अब ये जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन मौजूद है, इसी का एक रिलेटिव मौजूद है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव मौजूद है वो है आपका रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। ये इसका रिलेटिव है, ये रेंज का ही रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। सो जो रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन है वो क्या है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ये तो आपका क्या हो गया? एब्सोल्यूट, ठीक है। और ये आ गया उसका एवरेज, क्योंकि डेफिनेशन हमने देखी थी ना एब्सोल्यूट की, क्या होती है? ऊपर आता है उसका, क्या आता है ऊपर? ऊपर आता है एब्सोल्यूट मेजर, और नीचे क्या आती है? एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर बेसिकली ऊपर क्या आ रहा है आपके पास? दिस इज योर एब्सोल्यूट मेजर, और नीचे क्या आ रहा है आपका? एवरेज। यहाँ पे बेसिकली एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टू होता है, वो टू से कैंसिल आउट हो जाता है। तो रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन जो आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? एब्सोल्यूट का है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, और जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो है आपका एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल 4.30a देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस who own 477 houses in a city. Find the range, and the range copy, range भी निकालें, यानी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी निकालें और रिलेटिव भी निकालें। सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हाई लार्जेस्ट वैल्यू है एक्स एम की, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन 1, 26 हाउसेज है जिसमें 8 नंबर ऑफ पर्सन है, 21 हाउसेज है जिसमें 7 नंबर ऑफ पर्सन है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 7 है, और जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? आपकी 1 है। सो जो रेंज आ गई वो आपके पास आ गई 6 आ गई। अब मैंने चूंकि रेंज कोफिशिएंट डिस्पर्जन जो उसका रिलेटिव मेजर है वो भी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स नॉट। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है। 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्हीं का सम आ जाएगा, 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, और हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये 6/8 आएगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके 3/4 रह जाएगा। सो दिस इज द रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। सो हमने दो रिलेटिव डिस्पर्जन के मेजर देख लिए, एक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज कोफिशिएंट डिस्पर्जन। सो बाकी जो दो मेजर्स हैं वो मैं कल आपको बताऊंगी, अगर आपकी ऑनलाइन हुई तो ऑनलाइन, अदरवाइज आपकी क्लास के अंदर इंशाल्लाह, और कल सबने रेगुलर रहना है, ठीक है। टाइम इज लेस देन 1 मिनट, ये क्लास अब आपकी एंड होने वाली। Okay, girls, is it clear? Yes, ma'am.